हूं, अगर अभी हम नहीं आपको जोड़ेंगे तो आप सभी वीक होते चले जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्त, सभी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए इसकी। किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता? तो बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, और इसमें ध्यान दीजिएगा, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय। इसके अलावा इसमें ऑप्शन और जस्ट देखिएगा बेटा, हाँ, बीसी पाल या उपयुक्त में से कोई है। तो आपने क्या पढ़ा? आपने ये देखा कि बीजी तिलक और लाला लाजपत राय, और अगला क्या दिया गया? बिपिन चंद्र पाल। तो बीसी पाल, तो सभी इसमें सभी सम्मिलित थे, इसमें सभी सम्मिलित थे, है ना बेटे? इसमें क्या थे? इसमें सभी के सभी सम्मिलित थे, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आइए, बहुत बढ़िया वीर बहादुर जी। बाकी और बच्चे एकदम सो चुके हैं, कोई बात नहीं। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी साक्ष्य कब माना जाता है? तो 200 से 300 ईसा पूर्व, 300 से 400 ईसा पूर्व, 100 से 200 ईसा पूर्व, या एक से अधिक। मैंने जो सातवाहनों ने भूमिदान प्रचलन प्रारंभ किया था, ये कब से कब तक का था? आप जानते हैं कि भूमिदान का जो प्रमाण मिलता है वो सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है बेटा? सातकर्णी फर्स्ट द्वारा, सातकर्णी प्रथम के द्वारा मिलता है, और इसका समय लगभग फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी ईस्वी माना जाता है। तो इसलिए सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी है नागनिका का नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख जो है वो भूमिदान का, माने किसका है? ये नागनिका का। नागनिका ने नाना घाट में अभिलेख लिखवाया, जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, इन्होंने ही इस अभिलेख को लिखवाया। चलिए चलिए, श्वेत ऑस्ट्रेलिया बताता हूं बेटा, वीर बहादुर बताता हूं मेरे बच्चे। और तो बाकी सारे बच्चे सो गए, वाह भाई वाह, इसी से लगता है। चलिए आएंगे, आज करिए, रेगुलर करेंगे तो 2 दिन रेगुलर रहेगा, फिर इसके बाद हमारी एग्जाम में ड्यूटी है, एक आध दिन गैप रहेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, है ना? चलता रहेगा, होता रहेगा। तो देखिए मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होगा? सी। बाकी ये वाला जो श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त हुई? 1973, 1972, 1974, 1975, बताओ। चलो वीर बहादुर बताओ, क्या इसका आंसर होगा? श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति क्लास चलता है। चलिए बताइए, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति है क्या? पहली चीज तो आप ये जानिए कि श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति है क्या। दरअसल श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ गोरे लोग या यूरोपीय लोग ही प्रवेश करेंगे। माने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यूरोपीय लोग ही, जो सफेद माने गोरे हैं, वही प्रवेश करेंगे। लेकिन इसे कब समाप्त किया? इसे कब समाप्त किया गया? माने गैर यूरोपियों का भी प्रवेश, गैर यूरोपियों का भी प्रवेश, गैर यूरोपीय प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति समाप्त करने का उद्देश्य ही था कि गैर यूरोपीय प्रवेश प्रारंभ हो जाए। तो ये 1973 में, कब है ये 1973 का है, जहां से गैर यूरोपीय प्रवेश भी प्रारंभ हो गया ऑस्ट्रेलिया में। तभी उसी के बाद यूरोपीय भी ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने लगे, अन्यथा वहां सिर्फ और सिर्फ यूरोपियों का ही प्रवेश था। अब देखिए अगला जो प्रश्न है बेटा, नेक्स्ट, शरिया का अर्थ क्या? जरथुस्त्री समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, पारसी समुदाय को नियंत्रित करने वाले कानून, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शरिया का मीन्स क्या है? यहां शरीयत का मतलब यहां क्या है?
शरीयत का मतलब यहां बेटा क्या है कि मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने के लिए जो इस्लामिक कानून बनाए गए हैं उसे शरिया कहें। शरीयत, शरिया एक परिषद, शरिया परिषद थी जो इस्लामिक कानून बनाती थी, मुसलमानों को जीवन जीने के लिए एक आधार बताती। जैसे हमारे यहाँ हिंदू समाज में मनुस्मृति है, बाद में भगवत गीता ने उसका स्थान ले लिया मुख्य रूप से। तो ये समाज की स्मृतियां थी जो समाज में रहने के रीति रिवाज निर्धारित करती थी, नियम कायदे बनाती थी कि इसके अनुसार चलना ही बेहतर होगा, है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान देना। चलिए अब आइए, गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया? गिलगमेश महाकाव्य कहाँ की घटना है? स्क्रॉल, 11 पट्टिका, 12 पट्टिका या इनमें से कोई नहीं? तो गिलगमेश है क्या? गिलगमेश है क्या सभी बच्चे? सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताएंगे भाई गिलगमेश क्या है? सारे बताएं फटाफट जो भी देख रहे हैं। तो गिलगमेश दरअसल बेटा मेसोपोटामियाई महाकाव्य, मेसोपोटामिया का महाकाव्य है ना, का महाकाव्य है जो कीलाक्षर लिपि में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। 12 पट्टिकाओं पर, 12 मिट्टी की तख्तियां हैं, मिट्टी की पट्टिकाएं हैं जिस पर गिलगमेश के बारे में कहानी दी गई है ना। 12 मिट्टी की पट्टिकाएं हैं जिस पर गिलगमेश की कथा का उल्लेख किया गया। ठीक है, गिलगमेश की कथा का बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है यार। आगे देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न है जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की तुलना में पश्चिमी यूरोप के शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। अब दोनों में कंट्रोवर्सी है, दोनों में से एक सही है। भारत की सभी भूमि पर राजशाही का स्वामित्व था, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से एक सही छांटना। सभी भूमि पर राजशाही का स्वामित्व था, ये भी गलत है। सारे बच्चे बताएं। देखिए ये जो प्रश्न है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। 17वीं शताब्दी के दौरान हो चाहे आज 21वीं शताब्दी हो, हमेशा भारत में ज्यादा जनसंख्या रही है। इसी के तहत मैं बताना चाहता हूं कि ये सही, 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों की संख्या अधिक थी। पहले था, बीच में अंग्रेजों ने खराब किया, आज फिर से भारतीय नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। लेकिन पहले एक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, अब हमारे यहाँ केंद्रीय सत्ता है जो पूरी चीजों को देख रेख करती है, जिससे किसी भी प्रकार का खतरा देश पे अब नहीं। जैसे लोग डरते हैं कि भाई अभी यूरोप से डील हुई व्यापार की पूरे ईयू से, है ना, और फिर अमेरिका से हुई महाडील। तो ये सब क्या है? इससे व्यापारिक स्थितियों को स्पष्ट किया जाता है। तो आज तो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सेना है, जिसे डरने की कोई जरूरत नहीं, पूरे नीति नियामक है। पहले ऐसा नहीं होता था, जिसका परिणाम हुआ हमारा देश गुलाम हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए, महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने बनाई? महान और छोटी परंपराएं, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट रेडफ्रीड, मॉर्टिमर व्हीलर या इनमें से कोई नहीं? किसने इन सांस्कृतिक परंपराओं के शब्दों का इस्तेमाल किया? देखिए ये जो एनसीईआरटी की नई किताबें हैं, ये उसकी टर्मोलॉजी रखी गई है। और इस पे ध्यान रखिएगा, ये रॉबर्ट रेड नहीं, देखिए महान और छोटी, दरअसल ये क्या है? ये समाज शास्त्री है। क्या है ये समाज शास्त्री हैं जिन्होंने समाज में होने वाले बदलावों को लेकर ऐसा कहा। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ही इसके प्रमुख रचना, इनकी जो स्टेटमेंट है, महान और छोटी परंपराएं,
ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल रॉबर्ट रेडक्लिफ ने किया। आइए अगला जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, हम्पी, हम्पी किस नदी के किनारे? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कोई नहीं। तो आप जानते हैं हम्पी के जो खंडहर हैं, हम्पी में किसके खंडहर मिले? हम्पी में किसके खंडहर मिले बेटा? आंसर सभी दो। राम अवतार आंसर दो भाई, राम अवतार आंसर दो। हम्पी किस नदी, हम्पी से किसके खंडहर मिले? हम्पी से अगर देखा जाए, वर्तमान हम्पी कर्नाटका में है। विजयनगर, विजयनगर की राजधानी, राजधानी के खंडहर मिले हैं यहां से। तो अब ये विजयनगर की राजधानी किस नदी के किनारे थी? आराम से आंसर दे सकते हो, तुंगभद्रा नदी। किस नदी के किनारे बसी थी? तुंगभद्रा। तो क्या है ये? जयनगर, विजयनगर, है ना? तो विजयनगर किस नदी के किनारे बसा है? तुंगभद्रा नदी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। राजू सिंह स्वागत है, राजू सिंह स्वागत है। और आइए, स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं? हाँ भाई, सांची है और अमरावती खत्म हो गई। अमरावती दिक्कत है, तो क्यों ऐसा हुआ? अमरावती समुद्र के तट पर स्थित था। अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से खरीदा। अमरावती को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा। उपयुक्त में से कोई नहीं। माने अमरावती नहीं बची रही जबकि सांची को देसी संरक्षण प्राप्त रहा। सांची को देसी संरक्षण प्राप्त रहा जिसकी वजह से वो बची रही। सांची को स्थानीय संरक्षण मिलता रहा। सांची को स्थानीय माने कालांतर में स्थानीय संरक्षण भी मिलता रहा, लोगों ने ध्यान दिया। जबकि अमरावती को स्थानीय संरक्षण नहीं मिला। तो इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। डी माने कोई ये रीजन नहीं है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा। इसमें से कोई ऐसा रीजन नहीं है। ठीक है बेटे। और आइए नेक्स्ट जरा प्रश्न देखिएगा बेटा। अगला जरा प्रश्न देखिए, संतों की जीवनी, संतों की जीवनी हैगियोग्राफी का मतलब क्या? धार्मिक नेताओं की जीवनी, जमींदारों की जीवनी, अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी, या ए और सी दोनों? बताइए। संतों की जीवनी जिसको इंग्लिश में हैगियोग्राफी कहते हैं, है ना? तो इसमें क्या हो? पहली चीज तो नाम से ही क्लियर है, पहली चीज तो नाम से ही क्लियर है। क्या होगा? चलिए, पहली चीज तो नाम से ही क्लियर है कि धार्मिक नेताओं, ये संत हैं, धार्मिक मुखिया, नेता शब्द थोड़ा ठीक नहीं है, धार्मिक मुखिया, और इधर उनके अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी थी। ए और सी माने डी आंसर होगा। ये जमींदारों की नहीं है, माने जो संतों की जीवनी नाम ही हो गया तो जमींदार उसमें जा ही नहीं सकते। तो बी हटा दो, बी हटा दो, दोनों हो जाएगा, अर्थात डी आंसर बिल्कुल सही है, डी। धार्मिक नेता से मतलब क्या है? धार्मिक नेतृत्व करता अर्थात संत। धार्मिक नेता से यहां क्या? धार्मिक संत हो गए, है ना? तो कंफ्यूज करने के लिए उसने नेता शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक बेटे, आगे बढ़िए। हम्पी के खंडहरों का प्रकाश में किसने लाया? कॉलिन मैकेंजी, फ्रांसिस मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये जो विजयनगर का अवशेष मिला है, इसके खंडहरों को किसने खोजा था? कौन प्रकाश में लाया? तो बहुत बढ़िया, शानदार आंसर वीर बहादुर का, कॉलिन मैकेंजी। और ये अपने आप में उस विजयनगर साम्राज्य की जानकारी का बृहद स्रोत है जिसको लगभग लगभग खत्म कर दिया गया, बिल्कुल 1800 के आसपास। अरे अगला, शिलालेखी साक्ष्य की सीमा क्या? अक्षर बहुत धुंधले होते इसलिए पढ़ना मुश्किल है।
वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण समझते हैं। थोड़ा इसको और आगे लेते बेटे। हाँ, शिलालेखी साक्ष्य की सीमा क्या? अक्षर बहुत धुंधले होते हैं, इसलिए पढ़ना मुश्किल है। वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें आज हम महत्वपूर्ण मानते हैं। कई बार उन्हें समझना कठिन होता, उपयुक्त सभी। मतलब शिलालेखी साक्ष्यों की सीमा क्या है, अर्थात किस सीमा तक हमारे लिए मददगार हैं, कहां तक ये हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। हाँ बेटे, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही है। अक्षर धुंधले होते, पढ़ना मुश्किल होता है। सारी वो अपने समय की बात करते हैं जिस समय लिखे गए थे। आज जो चीजें महत्वपूर्ण है उस समय उनका कोई महत्व ही नहीं था, तो समझना भी कठिन हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन 5वीं 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री? हाँ, फाशियन माने फाहियान, जुआनजियान माने वेंजान फांजांग तथा एबी। बताओ 5वीं व 7वीं शताब्दी का कौन सा चीनी यात्री है? जुआंगजियान ह्वेनसांग को ही कहते हैं और बाकी फायान है ही है, तो इसके क्या आंसर हो जाएंगे? डी, है ना। आगे आइए, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या है? क्या है इसकी अनूठी विशेषता, क्यों यह विशिष्ट है? मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार मोहरें, सिलेंड्रिकल, क्या विशेष? इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता, यह लगातार चित्र बना सकती है, इसका उपयोग केवल शासकों द्वारा किया जाता था, या इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में जो मेसोपोटामियाई बेलनाकार मोहरें हैं जो हमारे मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई हैं, इनकी क्या क्या विशेषता? बहुत बढ़िया प्रश्न है भी। इनकी क्या खास बात है? बेलनाकार मोहरें क्या करती हैं आसानी से? दरअसल इनमें ऐसा सांचा बना था जो बार बार जितनी बार ठप्पा मारो उतनी बार चित्र बना देंगी। तो भाव चित्रात्मक लिपि जो इनकी थी उस पर जो लिखा बना रहता था निशान, वो आराम से बार बार इसका निशान दिख जाता है ना। यह लगातार चित्र बना सकता था, माने चाहे जितनी बार। ठीक है बेटे, कंफर्म? चलो, है ना, तो ये समझ में आ गया। और आइए नेक्स्ट, आज क्योंकि कई दिन बाद क्लास हुई है तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं चलाएंगे आज, कल फिर इसे कराएंगे जिससे और बच्चे रहें तो और बेहतर होगा। आज थोड़ा देर से शुरू हो पाई, कल और समय से 5:15 या 5:20 से शुरू कर देंगे क्लास, तो सभी उपस्थित रहें। कल रहेगी, परसों नहीं रहेगी, क्योंकि परसों दोनों मीटिंग हमारी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी है ना। परसों दोनों मीटिंग बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी, तो परसों नहीं रहेगी। और जैसे ही मतलब जैसे समय मिलेगा ग्रुप पे डालते रहेंगे और फिर ये क्लास सब रेगुलर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने, जो 2-4 दिन का व्यवधान है ये परीक्षा में, ये भले इसको छोड़ दिया जाए, तो अब ये क्लास हम नियमित रूप से आपको शुरू करके पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिससे आप सभी को बेहतर लाभ होता रहेगा। आइए, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? मृत्यु के बाद का जीवन, वर्ण व्यवस्था, लोकतंत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप सभी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इनकी कब्रों से पता चलता है, कब्र जो इनकी कब्रें थी, इनकी कब्रों से पता चलता है कि मृत्यु के बाद जीवन का महत्व इनके जीवन में था। ये मृत्यु के बाद की सारी चीजें उनके कब्रों के साथ रखकर उन्हें दफनाते थे, है ना। तो बिल्कुल ये सही है, और ये इस तरह से आपने इसको कर लिया है, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बाकी अब आगे हम लोग नेक्स्ट डे बताएंगे, तो ठीक है, ऐसा सही रहेगा। अभ्यास शुरू रहे, अभ्यास शुरू रहे, और खास खास चीजें बीच में हम अब अलग से पढ़ाएंगे। जैसे जैसे अब हम
बीच बीच में टॉपिक लेके आएंगे, इससे भक्ति और सूफी बीच में पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर सल्तनत कालीन प्रशासन, फिर मुगल कालीन प्रशासन, ऐसे लेके अब हम आएंगे। फिर वायसराय और गवर्नर जनरल के कार्यकाल, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, जितने भी इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबको लेकर बारी बारी से आएंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। कुछ एक आध सप्ताह भी माने ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस अभी रहेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम 18 से शुरू, कल रहेगी क्लास, कल और आप सभी जुड़िए, कल आप सभी जुड़िए और ये रेगुलरिटी के साथ बचे हुए क्वेश्चन इसके भी करा देंगे। फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर से क्लास शुरू हो जाएगी। तो जिस दिन मॉर्निंग में हमारा बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी रहेगी उस दिन इवनिंग को जरूर क्लास रहेगी, और जिस दिन मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में ड्यूटी रहेगी उस दिन थोड़ा दिक्कत होगी क्लास की, नहीं तो क्लास लेते रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक, ठीक। क्या हुआ जी? हम्म।